तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों ये क्रैश कोर्स जो है वो किसके लिए है? सही मायने में जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, JEE मेंस, नीट, एडवांस थ्योरी के लिए। जो बच्चे एक्चुअल में 12th के हैं वो डिटेल में भी पढ़ना चाहते हैं तो उनको पहले थ्योरी दी है, क्योंकि इसमें डेरिवेशंस नहीं रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मुझे डिस्कस करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा है। यदि मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी प्लेन को रखते हैं, कोई कॉइल है, तो उस कॉइल से जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी उनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through the surface or coil when placed in magnetic field is called magnetic flux. It is denoted by phi. तो बच्चों यदि ये मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें आपने किसी कॉइल को रखा और मान लीजिए कॉइल का जो एरिया होगा ना वो हमेशा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और यहाँ मैग्नेट का साउथ पोल है, तो नॉर्थ टू साउथ क्या चलती है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसको अपन मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं। ये कॉइल का एरिया है A और दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई वो एक्चुअल में होता है B डॉट A। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। किसका डॉट प्रोडक्ट? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ कॉइल। यदि ये मैं आपको बता रहा हूं इसका मतलब आपको समझना होगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है। थर्ड, यदि अपन यहां बात करें B डॉट A मतलब phi is equal to B into A into cos theta। फिर यदि हम बात करते हैं फोर्थ यदि मैं आपसे बोलूं if थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो एरिया का डायरेक्शन कैसा होता है? कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब यही डायरेक्शन एरिया का होगा और यही डायरेक्शन क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ कॉइल। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड यदि दोनों थीटा 0 मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, और ये कब होगा? जब कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर होगा। तो इस कंडीशन में cos 0 1 होता है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। फिफ्थ, if थीटा इज इक्वल टू 90, ये कब होगा? दैट इज प्लेन ऑफ कॉइल, इट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। भाई कॉइल का प्लेन ऐसा हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये डायरेक्शन किसका होगा? मैग्नेटिक फील्ड का होगा, और एरिया का डायरेक्शन हमेशा कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो
90 हो जाएगा। तो 90 होने के लिए जरूरी है कि जो कॉइल है उसका प्लेन कैसा होना चाहिए, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब जब थीटा 90 होगा तो cos 90 0, तो कितना फ्लक्स पास होगा, बिल्कुल भी नहीं। सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉइल के प्लेन के कैसे जाएंगी, पैरेलल। कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होगी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होती हैं उनको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। 6 नेक्स्ट पॉइंट। तो बच्चों इसकी यूनिट इन सीरीज सिस्टम मैक्सवेल, ऐसा यूनिट वेबर रिलेशन 1 वेबर इज इक्वल टू 10 to the power 8 मैक्सवेल। ये पूछा गया क्वेश्चन है ये। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 to the power 8 मैक्सवेल। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड, तो b into 8 into cos थीटा। cos थीटा की तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, उसको तो आप मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में नहीं कर सकते, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और इसके लिए एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर कैंसिल हो गया। अब न्यूटन मींस व्हाट, यूनिट ऑफ फोर्स, तो डायमेंशनल फॉर्मूला mlt - 2, मीटर के लिए l a, तो phi is equal to m l square t minus 2 a minus 1। तो ये होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बच्चों ये कुछ बातें हैं जो मैंने डिस्कस की हैं आप लोगों से मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट मुझको आपको समझाना है फैराडेज एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों अब नेक्स्ट अपन देखते हैं फैराडेज एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने इस तरीके से कॉइल ली थी, जिसको अपन लोग सोलेनाइड बोलते हैं ना, नहीं सोलेनाइड नहीं भाई, कॉइल, क्योंकि यहाँ पर जो है वो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है इससे, और यहाँ पर मैग्नेट। तो मैग्नेट को नॉर्थ पोल को क्लोज लेकर आए, और जब वो क्लोज लेकर आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कब होगा, जब कॉइल से करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब मैग्नेटिक क्लोज लाने से गैल्वेनोमीटर कॉइल में करंट जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। फिर बाद में उन्होंने किसी मैग्नेट को पास में लाकर रोक दिया, तो उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 0। फिर उन्होंने इसी नॉर्थ पोल को दूर ले गए कॉइल से, तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फिर से हो रहा है, लेकिन पहले के अपोजिट डायरेक्शन में। फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या किया, कॉइल के क्लोज किसको लेकर आ रहे थे, साउथ पोल को। तो फिर उन्होंने देखा डिफ्लेक्शन हो रहा है, पर अब डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रहा है, नॉर्थ पोल को जब अपन क्लोज ला रहे थे तो जिस साइड डिफ्लेक्शन हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में। फिर उन्होंने
साउथ पोल को क्लोज लाकर रोक दिया, उन्होंने देखा फिर से डिफ्लेक्शन 0 हो गया। फिर साउथ पोल को दूर ले गए, उन्होंने देखा फिर से डिफ्लेक्शन होने लगा। साउथ पोल को क्लोज ला रहे थे, उसके ऑपोजिट साइड। सेम प्रैक्टिकल उन्होंने फिर से रिपीट किया, पर अब की बार वो क्या कर रहे थे, नॉर्थ पोल को फास्ट लेकर आए। तो जब वो फास्ट लेकर आए तो देखा उन्होंने वैसे डिफ्लेक्शन हो रहा है, नॉर्थ पोल को जब स्लो ला रहे थे उसी साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है फास्ट लाने पर अब डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो गया है। डिफ्लेक्शन इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करने लग गया कॉइल में। इसका मतलब है कि फास्ट लाने से जो कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ है। फिर ले जाकर रोक दिया, फिर देखा डिफ्लेक्शन 0 हो गया। फिर तेजी के साथ दूर ले गए तो देखा अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन बढ़ गया पहले से। स्लो लाने पर जितना डिफ्लेक्शन हो रहा था उससे ज्यादा हो गया। सेम उन्होंने साउथ पोल के साथ भी रिपीट किया और उन्होंने देखा कि ये डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो इससे कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। अच्छा, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, आपकी बार 2 कॉइल, ठीक है, ये एक कॉइल लिए जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया और एक और कॉइल जिसको उन्होंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया और प्लग भी लगा दी। अब की बात, अच्छा, जो ये जो बैटरी जिससे कनेक्ट की है कॉइल उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जिसमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो जो प्राइमरी कॉइल है उसमें उन्होंने जैसे की को स्विच की प्रेस की तो प्राइमरी कॉइल में से करंट फ्लो करा गया, बैटरी करंट। लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन किसमें हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में। फिर लॉन्ग प्रेस करके रखा उन्होंने, मतलब जिस वक्त स्विच प्रेस था जस्ट ऑफ से ऑन किया तो शॉर्ट टाइम के लिए यहां पर डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही वो की लगातार प्रेस थी तो देखा ये डिफ्लेक्शन वापस 0 हो गया। जैसे स्विच ऑफ किया, की ऑफ की, उन्होंने देखा फिर से डिफ्लेक्शन हो रहा है, पर पहले जिस साइड डिफ्लेक्शन हो रहा था उसके अपोजिट। ये कुछ बातें थी, ये जो कुछ एक्सपेरिमेंट थे फैराडे जी ने किए, और इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कंक्लूजन निकाला कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उस बेसिस पर उन्होंने अपने लॉ दिए जिनको हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बच्चों उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, रीजन दिया कि यहां पर जब हम मैग्नेट को क्लोज ला रहे थे तो निश्चित रूप से मैग्नेट से क्या चलती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वही जाकर लिंक हो रही किससे, कॉइल से। जैसे जैसे क्लोज लाओगे तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक हो रही हैं कॉइल से, जिनको अपन मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। भाई पहले दूर रहे होंगे तो बहुत सारे मैग्नेटिक फ्लक्स तो बाहर जा रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे क्लोज होते आ रहे हैं, मैग्नेट को क्लोज ला रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते आ रहा है, लिंक होते आ रहा है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि बाद में जब उन्होंने मैग्नेट को रोक दिया तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया होगा, जितने मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक होना होगा कॉइल से वो सब लिंक हो गई, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया।
और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। बाद में जब वो मैग्नेट को दूर ले गए तब भी यही बात हो रही है कि जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक होंगी वो सब ग्रेजुअली डिक्रीज होती आ रही होंगी, कम होती आ रही होंगी, मैग्नेट दूर जा रहा है फिर करंट प्रोड्यूस हुआ है। सेम यहां पर भी उन्होंने देखा तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब है कि इस कॉइल में करंट, इस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट केवल तब तक प्रोड्यूस होता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाए तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होना। अच्छा, उन्होंने फिर एक और बात देखी कि फास्ट लाने से ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब भाई करंट है तो ईएमएफ भी है, सोर्स होगा ना तभी तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो प्रोड्यूस होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, ईएमएफ है, उसको उन्होंने नेम दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ और प्रोड्यूस होने वाले करंट को नेम दिया इंड्यूस करंट। और इस फिनोमेना को बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उन्होंने बोला कि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर। रेट का मतलब पर सेकंड। पर सेकंड जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो बच्चों उन्होंने यहां पर दो लॉ दिए जिनको हम लोग फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। उसमें से फर्स्ट लॉ तो केवल सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है और सेकंड जो है वो मैं बताता हूं आपको। सेम यहां भी ऐसे ही हुआ है भाई, जैसे आपने स्विच प्रेस किया होगा तो यहां से करंट क्या होगा? पहले फर्स्ट टर्न में क्या होगा? फर्स्ट टर्न में से उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई होगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट हुई होंगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट हुई, फिर यही करंट आगे वाली कॉइल से गया तो 5 और बढ़ गई, 10 हो गई, फिर और आगे गई तो 5 और बढ़ गई। हालांकि मैं समझा बहुत स्लो रहा हूं लेकिन प्रैक्टिकली बहुत फास्ट हो रहा है, करंट तो बहुत फास्ट फ्लो करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, वही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रही है किससे? सेकेंडरी कॉइल से। मतलब सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है किस वक्त? जिस वक्त हमने स्विच ऑन किया है। और थोड़ी देर में जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक होनी थी वो हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया और इसलिए इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट मतलब ईएमएफ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जैसे आपने स्विच ऑफ किया तो जो करंट फॉरवर्ड जा रहा था वो वापस बैक आया। जैसे जैसे बैक होता जाएगा हर टर्न में से करंट कम होता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कम होती जाएगी, मतलब फिर से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज चालू हो गया और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज चालू हो गया, कम होता गया सेकेंडरी से, फिर इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया। तो उसने कंक्लूजन निकाला कि कभी भी किसी कॉइल से लिंक यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाए तो उसमें ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट दोनों प्रोड्यूस होते हैं। इस फिनोमेना को बोला उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रोड्यूस करंट को बोला इंड्यूस करंट, प्रोड्यूस ईएमएफ को बोला इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ, whenever there is change in magnetic flux linked with the coil,
there is electric current and EMF produced in the coil. This phenomena is called electromagnetic induction. And the produced EMF is called induced EMF, and the produced current is called induced current. And the phenomena is called electromagnetic induction. This is first law. तो फर्स्ट लॉ कुछ भी नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है. सेकेंड लॉ में उन्होंने बताया कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो ईएमएफ ई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेकेंड लॉ. इंड्यूस्ड ईएमएफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of magnetic flux. Induced EMF it is directly proportional to rate of change of magnetic flux. Per second जितना ज्यादा आप magnetic flux change करेंगे उतना ज्यादा induced EMF produce होता है. मतलब coil के पास में यदि magnet को बहुत फास्ट लाएंगे आप तो ज्यादा EMF produce होगा. सेकेंड, इसके नेक्स्ट बात करें तो जब हम इसको इक्वल करते हैं तो माइनस एन इंटू डी फाइव बाई डी टी हो जाता है. यहां पर एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल और माइनस का मतलब डायरेक्शन. जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, क्या अपोजिट होता है. जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में होगा और जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम डायरेक्शन में होगा. अब ये अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है ये थोड़ी देर में मैं आपको कुछ लॉ बताने वाला हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. दो लॉ हैं एक्चुअली में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए. एक है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और सेकंड है लेंस लॉ. उनसे मैं क्लियर करूंगा अभी आपको. पर अब आप सबको मालूम है ई जो है ईएमएफ बोल रहे हैं हम, तो एक्चुअली ईएमएफ मतलब सही मायने में पोटेंशियल डिफरेंस. और हम लोग को मालूम बाय ओम्स लॉ V is equal to IR. तो यहाँ V ना होकर E है तो E is equal to IR. तो यहाँ पर E की जगह IR सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना. E is equal to IR. What is E? Induced EMF. What is I? Induced current. What is R? Resistance of a coil. तो इसका मतलब E की जगह IR जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस एन इंटू डी फाइव बाई डी टी जाएगा. तो I is equal to माइनस एन बाय आर इंटू डी फाइव बाई डी टी जाएगा. मतलब क्लियर समझ में आ रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए कॉइल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. लेकिन इंड्यूस करंट किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर तो डिपेंड ही करता है. ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे कॉइल में ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर भी डिपेंड करता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और साथ ही साथ रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल पर भी डिपेंड करता है. तो इस तरीके से भी आप देखिए तो ये इंड्यूस करंट का फॉर्मूला हो गया. और बच्चों आप लोग को पता है I is equal to dq by dt. तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दे dq by dt is equal to minus n by r d by dt. dt cancel. What is dq? Induced charge. तो ये इंड्यूस चार्ज किस पर डिपेंड करता है? तो आपके पास में है
माइनस एन बाय आर इंटू डी फाई। यहां पर एक बात नोटिस करने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है। आप मैग्नेट को फास्ट लाएंगे तो नो डाउट ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, नो डाउट ज्यादा करंट भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन इंड्यूस चार्ज जो है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप फास्ट लाएं चाहे स्लो लाएं, इंड्यूस चार्ज तो उतना ही रहेगा जो सेम प्रोड्यूस होगा, रिलेटिव मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। मैग्नेट और कॉइल के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ईएमएफ नो डाउट इंक्रीज हो जाएगा, मैग्नेट को फास्ट लाने से ज्यादा ईएमएफ, ज्यादा करंट, लेकिन इंड्यूस चार्ज तो केवल नंबर ऑफ टर्न्स पर, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर और रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल, इन पर डिपेंड है। तो बच्चों ये थे एक्चुअली में फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसी के बेसिस पर मुझे आपको समझाना है सेल्फ इंडक्शन, लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको बता दूं रूल्स। ये जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। उनमें से एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और सेकंड जो है वो है लेंस लॉ। तो बच्चों व्हाट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? मैंने पहले बोला था आपको, आप लोग याद कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पता करने के लिए मैंने आपको 3 रूल बताए थे। एम्पियर स्विमिंग रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंडेड स्क्रू रूल और राइट हैंड पाम रूल। फिर लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए 2 रूल बताए, एक राइट हैंड पाम रूल और सेकंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मतलब राइट हैंड पाम रूल ऐसा था जिससे आप दोनों पता कर देते, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी और लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन भी। फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और अब मैं बताने जा रहा हूं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो अभी तो ठीक है, पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको कंफ्यूजन होते हैं, तो मैंने इसलिए समझाया था कि दोनों रूल में से एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और एक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड से हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता करते हैं लॉरेंज फोर्स। आप याद रख सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट, लेफ्ट एल एल, लॉरेंज फोर्स एल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से लॉरेंज फोर्स और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से अपन पता करते हैं इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो ये बिल्कुल वैसे ही है। एक देखो, थंब, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर, इन तीनों को आपको परपेंडिकुलर रखना है। थंब बताएगा ए, फोर फिंगर बताएगी बी और सेंटर फिंगर बताएगी सी। अब थंब ए का मतलब फोर्स, तो यहां फोर्स नहीं होता, मोशन होता है। भाई जहां पर फोर्स लगता है वहां मोशन होता है। तो यदि किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन या कंडक्टर के मोशन का डायरेक्शन थंब से, फोर फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो फिर सेंटर फिंगर बताएगी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इन राइट हैंड thumb, forefinger and center finger are placed mutually perpendicular, such as thumb indicate the direction of motion of conductor, forefinger indicate the direction of magnetic field, then the direction of induced current produced in a conductor is given by center finger. This is Fleming's right hand rule.
सेकंड है बच्चों लेंस लॉ। लेंस लॉ लेंस लॉ। अब ये लेंस लॉ जो है बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन a coil is such that it opposes the reason by which it produces। किसी भी कॉइल में जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन इस तरीके से होता है कि ये उस रीजन का अपोज करता है जिसके कारण ये प्रोड्यूस हो रही है। According to Lenz's law, the direction of induced current in a coil is such that it opposes the reason by which it produces। देखो बच्चों, यदि मान लीजिए अपनी ये कॉइल है और ये मैग्नेट है और मैग्नेट का नॉर्थ पोल आप जो है क्लोज ला रहे हैं, तो नो डाउट यहाँ पर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्लोज लाने से कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। भाई नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी और वही लिंक होंगी कॉइल से, जिसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं। जैसे जैसे क्लोज लाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। अब इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, तो आपको मालूम है जब यहाँ पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा तो इस कॉइल की अपनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। भाई कभी भी किसी कॉइल में से यदि आप करंट फ्लो करवाते हो तो आप सबको मालूम है कि कॉइल में से करंट फ्लो होने से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, एक इमेजिनरी मैग्नेट बनता है और इस मैग्नेट का एक एंड नॉर्थ होता है और एक एंड साउथ होता है। नॉर्थ कौन सा होता है, जिस साइड से आप देखते हैं, और करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे एंड से देखेंगे तो आपको वही करंट का डायरेक्शन कैसा दिखाई देगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज से भी दिख रहा है तो उस साइड साउथ पोल, जिस साइड से करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज उस साइड नॉर्थ। यहां भी ऐसे ही होगा और यहां पर जो मैग्नेट बनेगा वो ऐसा बनेगा कि उसका ये वाला एंड जो है वो नॉर्थ बनना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ये नॉर्थ इस नॉर्थ के क्लोज आने का अपोज करेगा। तो जब यहाँ नॉर्थ बनेगा तो इसका मतलब यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ the direction of induced current in a coil is such that it opposes the reason by which it produces। एकदम सिंपल। अच्छा, यदि यही नॉर्थ पोल को आप दूर ले जाओ तो फिर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, निश्चित रूप से ऐसा होगा कि ताकि इस साइड क्या बन जाए, साउथ पोल। साउथ पोल दूर जाने से रोकेगा, इसको अपोज करेगा, बन जा भाई, क्योंकि इसके जाने से मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। तो बच्चों ये जो लेंस लॉ है ये बहुत सिंपल है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए कॉइल is such that it opposes the reason by which it produces। एक क्वेश्चन पूछा गया था लेंस लॉ पर, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
मैग्नेटिक एनर्जी का कन्वर्शन हो रहा है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो लेंस लॉ इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये है बच्चों लेंस लॉ। अब इसके बाद मुझे आपको एक फॉर्मूला बताना है कि जब आप किसी कंडक्टर को यदि मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो नो डाउट आप फ्लक्स कट करेंगे। यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें किसी कंडक्टर को यदि आप मूव करवा रहे हैं, सपोज ये है मैग्नेटिक फील्ड, आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने यहां पर क्या किया, क्रॉस बनाया है। क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। मेरे बोर्ड के हिसाब से क्या बोलोगे, बिहाइंड द बोर्ड। यही चीज डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लोगे तो क्या कहलाएगा, बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर। मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां जा रही है, डाउनवर्ड। और इसमें यदि किसी कंडक्टर को, रॉड को यदि आप v वेलोसिटी से मूव कर, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए है v, और किसी कंडक्टर को v वेलोसिटी से आप मूव करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये कंडक्टर जैसे जैसे आगे जाता जाएगा फ्लक्स कट करेगा और इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। ये ईएमएफ की वैल्यू होती है b इंटू एल इंटू v इंटू साइन थीटा। b इंटू एल इंटू v इंटू साइन थीटा। b मतलब मैग्नेटिक फील्ड, L मतलब लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, V मतलब वेलोसिटी ऑफ ए कंडक्टर, and what is theta? Angle between the direction of magnetic field and velocity of a conductor. यदि कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ले आ रहे हैं तो नो डाउट थीटा कितना हो जाएगा, 90। साइन 91 होता है, ईएमएफ मैक्सिमम प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मूव करवाओगे, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही है, कंडक्टर भी ऐसे, तो थीटा कितना जाएगा, 0। वो जो क्वेश्चंस आते हैं ना आपको जिसमें वो रेल्स रहती हैं, ऊपर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ट्रेन पास हो रही है, तो ट्रेन, क्योंकि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और यदि ट्रेन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाए तो जो दोनों रेल्स हैं, पटरियां जिसके ऊपर ट्रेन मूव कर रही है, तो कंडक्टर हो गया ना, ट्रेन मतलब कंडक्टर हो गई, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, कोई फ्लक्स नहीं कट करेगी। पर यदि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाए तो फ्लक्स कट करेगी, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो वही बच्चों जब यहां पर थीटा 90 होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा, B इंटू एल इंटू बी होगा। जब थीटा 0 होगा तो ईएमएफ भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, तो सेल्फ इंडक्शन देखें अपन, क्या होता है ये सेल्फ इंडक्शन। तो यदि
ये कॉइल है और इसको आपने किसी बैटरी से कनेक्ट करके प्लग लगा दी। जैसे आप प्लग की प्रेस करेंगे करंट फ्लो करेगा। ये करंट कॉइल के फर्स्ट टर्न में से पहले पास होगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। जैसे करंट फर्स्ट लूप में से फ्लो करेगा उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। मान लीजिए उसमें कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट हो रही है, 10। फिर आगे वाले लूप में उसमें भी 10, फिर आगे वाले में फिर 10। तो कंटिन्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, जो उस रीजन का अपोज करेगा जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो रीजन क्या है, कॉइल में से करंट का फ्लो होना। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल करंट फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट। तो यदि मान लीजिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा ओरिजिनल, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा इंड्यूस करंट और इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बच्चों यहां पर जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है लिंक हो रही है कॉइल से फाई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के। भाई आप करंट यदि इंक्रीज करोगे तो नो डाउट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, क्योंकि यदि मान लीजिए मैं इसको बोल रहा हूँ सोलेनाइड, तो आप सबको सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, μ0 into n into I। व्हाट इज दैट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वो तो बदल नहीं रहे, यूनिट लेंथ में जितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो तो फिक्स है। चेंज कर रहा हो आप करंट, करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, और यदि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फाई इज इक्वल टू अपन क्या बोल रहे हैं, b into a into cos थीटा। तब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर। तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू आई। यहां पर जो एल है उसको अपन बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, and this phenomena is called self induction. What is self induction? Whenever there is change in magnetic flux linked with the coil due to its own current, then induced current produced in a coil is called self inductance, sorry, self induction। जब कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है खुद के करंट फ्लो होने की वजह से, सेल्फ के, तो जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। यहां पर जो एल कांस्टेंट मैंने बताया उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा बच्चों, यदि आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू डी आई बाई डी टी। अब डी फाई बाई डी टी क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो कुल मिलाकर आपको E इज इक्वल टू मिलेगा माइनस ऑफ L इंटू डी आई बाई डी टी। हालांकि अभी भी माइनस डायरेक्शन ही बता रहा है। तो हमारे पास में कुल मिलाकर L से रिलेटेड दो फॉर्मूले मिल रहे हैं। एक आप देखें तो L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई,
और एक L इज इक्वल टू E अपॉन DI/dt। इस बेसिस पर भी हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं और इस बेसिस पर भी सेल्फ इंडक्टेंस को हम डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन से रिलेटेड यदि क्वेश्चंस बन जाए तो आप कोई भी फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डेफिनेशन आप बहुत इजीली बता सकते हो। खूब प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। फॉर्मूला याद है यदि आपको तो फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूले में डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी, एक क्वांटिटी मेन क्वांटिटी को छोड़कर बाकी सब क्वांटिटीज 1 कर दो, डेफिनेशन बन जाएगी। जैसे यहां पर I की वैल्यू 1 कर दो। इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर तो L किसके इक्वल हो गया? पाई के। बन गई डेफिनेशन। यदि कॉइल से 1 एम्पियर आप करंट फ्लो करवाएंगे तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है उसी को तो बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। Thus, when 1 ampere current passing through the coil, then magnetic flux linked with the coil is called self inductance of a coil. अपन बोलते हैं ना दो कॉइल हैं, एक का सेल्फ इंडक्टेंस कम है और एक का ज्यादा है। मतलब दोनों में जब हमने 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाया तो एक में मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा जनरेट हो रहा है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है उन्हीं को तो बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। Thus, when 1 ampere current passing through the coil, then magnetic flux linked with the coil is called self inductance. अच्छा, यहां से भी देखो ऐसे डेफिनेशन, यहां पर E को छोड़ दो, इसको 1 कर दो। If di/dt is equal to 1 ampere per second, तो L किसके इक्वल हो गया? E के। मतलब आप कॉइल में करंट चेंज कर रहे हो, कितना? 1 एम्पियर पर सेकंड। उससे क्या प्रोड्यूस हो गया वहां पर? इंड्यूस ईएमएफ। जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसी को तो आप बोलोगे सेल्फ इंडक्टेंस। Thus, if the rate of change of current through the coil 1 ampere per second, then induced EMF in the coil is called self inductance. तो जब मैं आपको ये बता रहा हूं सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ मुझे एल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो बहुत इजीली आप निकाल लोगे। देखो आप, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस तो 5/I बोलोगे आप, क्यों भाई? 5 के लिए क्या बोलते हैं? B/A बोलते हैं अभी थोड़ी देर पहले, अपॉन I। अब B मैग्नेटिक फील्ड न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, करंट एम्पियर, 1 मीटर कैंसिल, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। What is Newton? Unit of force, M L T minus 2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला यही है, मीटर L और एम्पियर स्क्वायर। तो देखो आप, सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इजीली L to the power 2, T to the power -2, A to the power -2। या तो रट लो या फिर ऐसे निकाल लो। तो ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। फिर यदि अपन एसआई सिस्टम में यूनिट बताएं, यूनिट, तो यूनिट के लिए देखो बच्चों, एक तो फॉर्मूला ही है, इस बेसिस पर क्या बोलोगे? वेबर पर एम्पियर। क्या बोलोगे? वेबर पर एम्पियर, है ना? एक यूनिट देखो यहां से बता सकते हो आप,
ई के लिए वोल्ट या एम्पियर, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो क्या बोलोगे वोल्ट इनटू सेकंड पर एम्पियर। और इसके अलावा एक और यूनिट यूज करते हैं वो है हेनरी, ये यूनिट भी यूज करते हैं। तो ये है बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट्स। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल, तो बहुत इजीली आप बता दोगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉइल, मतलब ये कॉइल हो गई और इसमें से आप करंट फ्लो करवा रहे हो, तो नो डाउट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होंगे, और आप बोलोगे 5 B इंटू ए, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, एरिया भी परपेंडिकुलर होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है। जैसे मैंने ये B इंटू ए बोला है, वैसे आप phi is equal to Li भी बोलोगे, तो phi is equal to Li is equal to B इंटू ए, मतलब L आप बता सकते हो फिर, L is equal to B इंटू ए अपॉन I। What is B? Magnetic field at the center of the circular coil। फॉर्मूला पता है आपको, म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई Ni अपॉन R, और एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, लेकिन टोटल कितने टर्म्स हैं n, तो n इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन I, सब्स्टिट्यूट करोगे सेल्फ इंडक्टेंस निकल आएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर यदि मैं आपसे ऐसे ही बोलूं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड, इसी की जगह पर सोलेनाइड, तो सोलेनाइड भी आपको क्या है, यही तो करना है, कोई डिफरेंट थोड़ी है भाई। ये यहाँ पर आपने सोलेनाइड लिया और यहाँ पर कनेक्ट कर दी बैटरी और कुछ प्लग की, फिर से वही होगा phi is equal to B into A और phi is equal to Li, दोनों को इक्वेट किया तो ये फिर से आ जाएगा। बस यहाँ पर आपको फॉर्मूला रख देना सोलेनाइड का, आपको मालूम है म्यू 0 into स्मॉल n into I। व्हाट इज स्मॉल n? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको आप कैपिटल N अपॉन L भी बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ। और एरिया आपको पता है क्रॉस सेक्शन सर्कुलर दिख रहा है, तो n इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर निकल आएगा इसका। जैसा मैंने आपको पूरा सेल्फ इंडक्टेंस समझाया है, सेल्फ इंडक्शन, बिल्कुल वैसा होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन बस फर्क इतना है, दो कॉइल होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, बाकी सब कुछ सेम वैसा ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है भाई। यहाँ पर एक कॉइल आपकी ये है प्राइमरी और एक ये है सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल में से आप करंट फ्लो करवाते हैं, और सेकेंडरी में करंट जनरेट होता है। इसी फिनोमेना को तो आप बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। Whenever there is change in magnetic flux linked with, sorry, when the current passing through the primary coil, then induced current produced in secondary coil
इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। आप प्राइमरी कॉइल में से करंट फ्लो करवा रहे हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही किससे, सेकेंडरी से, तो सेकेंडरी कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस करंट। इसी फिनोमेना को आप बोलते हैं इंड्यूस म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहां भी बच्चों सब कुछ सेम वैसे ही है, यहां पर भी फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। कौन सा फाई, जो सेकेंडरी से लिंक हो रहा है, सेकेंडरी से जो लिंक हो रहा है ना, वो फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उस पर। प्राइमरी में आप करंट इंक्रीज करोगे तो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगी और उसकी वजह से फ्लक्स ज्यादा लिंक होंगे। तो इसका मतलब फाई एस इज इक्वल टू एम इंटू ऑफ आई पी। तो इसका मतलब एम इज इक्वल टू फाई एस अपॉन आई पी। डेफिनेशन देना दे दो क्या, when current passing through the primary coil 1 ampere, when 1 ampere current passing through the primary coil, then magnetic flux linked with the secondary is called mutual inductance of two coils. Mutual inductance of two coils. फिर ऐसे ही सेकेंडरी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ। तो क्योंकि इसी को तो आपको डिफरेंशिएट करना है, इसी में तो ये आता है dt ऑफ फाई एस m इंटू डी आई टी बाई डी टी। अब डी फाई एस अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, es। तो es इज इक्वल टू माइनस एल एल डी एम डी आई पी बाई डी टी। तो m इज इक्वल टू es डी आई पी बाई डी टी। अब आप डिफाइन कर दोगे, यहां पर डिनोमिनेटर को 1 कर दो। So what is denominator, rate of change of current through the primary. Thus, if the rate of change of current through the primary coil 1 ampere per second, then induced EMF in the secondary coil is called mutual inductance of two coil. मतलब यहां पर M is equal to ES। ऐसे बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि M is equal to फाई एस अपॉन आई। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कहां पहचानता है प्राइमरी को और सेकेंडरी को, उसके लिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, तो B इंटू ए अपॉन आई आ जाएगा, और सॉल्व करोगे तो सेम आ जाएगा। इसलिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, उनका दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, यूनिट भी सेम होती है, वेबर पर एम्पियर, वोल्ट इंटू सेकंड पर एम्पियर, हेनरी। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल, यहां से बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल। तो इस वीडियो में बस यहीं तक।